वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 5 अध्याय 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले सवाल उठता है कि समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अर्थ समझने के लिए हमें एक शब्द का अर्थ मालूम होना आवश्यक है और वो शब्द है अनुक्रम। अनुक्रम या इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं सीक्वेंस, SEQUENCE, सीक्वेंस। अब सवाल उठता है कि अनुक्रम या सीक्वेंस, इसका अर्थ क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनुक्रम और सीक्वेंस। अनुक्रम या सीक्वेंस से हमारा जो तात्पर्य है वो है संख्याओं की एक लिस्ट से, एक सूची से, संख्याओं की ऐसी सूची, संख्याओं की नंबर्स की ऐसी लिस्ट, ऐसी सूची जिसमें संख्याओं को, जिसमें नंबर्स को एक निश्चित नियम के अनुसार, एक डेफिनेट रूल के हिसाब से या निश्चित प्रतिरूप के अनुसार, निश्चित पैटर्न के अनुसार से एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, अरेंज किया गया हो, उसको हम कहते हैं अनुक्रम या सीक्वेंस। ठीक है। लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच नंबर्स आर अरेंज्ड इन ए डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू ए डेफिनेट रूल और पैटर्न। संख्याओं की ऐसी सूची, संख्याओं की, नंबर्स की ऐसी लिस्ट जिसमें नंबर्स को, जिसमें संख्याओं को एक निश्चित नियम के अनुसार, एक डेफिनेट रूल के हिसाब से या एक निश्चित प्रतिरूप के अनुसार, एक निश्चित पैटर्न के हिसाब से, एक निश्चित क्रम में, एक डेफिनेट ऑर्डर में। डेफिनेट ऑर्डर का मतलब है, निश्चित क्रम का मतलब है आरोही या अवरोही। आरोही यानी बढ़ता हुआ क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर, या अवरोही यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर,
घटता हुआ क्रम, ठीक है, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया गया हो, उसको हम अनुक्रम या सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लीजिए हमने लिख दिया 3, 6, 9, 12, इस तरह से हमने एक लिस्ट बना दी। ठीक है, दूसरी लिस्ट मान लीजिए हमने बना दी 100, 90, 80, 70, इस तरह से बना दी। और मान लीजिए तीसरी लिस्ट हमने बना दी 2, 4, 8, 16, इस तरह से। ठीक है, संख्याओं की हमने 3 सूचियां बनाई हैं। अब इन सूचियों में क्या है, एक निश्चित नियम है, एक डेफिनेट रूल है, या एक निश्चित पैटर्न है, निश्चित प्रतिरूप है। क्या पैटर्न है, देखिए इसके अंदर बात करें, 3 के बाद में 6 आ रहा है, 6 के बाद में 9 आ रहा है, 9 के बाद में 12 आ रहा है। अगर हम गौर से देखें और इसको हम अगले पद में से पिछले पद को घटाएं, ये जो लिस्ट होती है, इस लिस्ट में जो प्रत्येक जो संख्या है उसको हम एक पद या टर्म बोलते हैं, पद या टर्म। तो अगला पद, जो हमारा अगला पद है, सक्सीडिंग टर्म जो होती है हमारी, अगला पद जो होता है, उसमें से अगर हम पिछला पद घटा दें, ठीक पिछला पद, पूर्ववर्ती पद या प्रीसीडिंग जो टर्म है उसको हम अगर हम घटा दें, प्रीसीडिंग टर्म को, तो देखिए यहां पर क्या आ रहा है, 12 में से 9 को हम घटाएंगे तो 3, और अब इस 9 में से अगर हम 6 को घटा दें तो क्या आएगा, तब भी 3 आएगा। और 6 में से अगर 3 को घटा दें तो क्या आएगा, तब भी 3 आएगा। ठीक है, इसी तरह यहां से हम देखें, इस 90 में से, यहां से हम बात करें 70 में से 80 को घटा दें तो कितना आएगा, माइनस का 10, और 80 में से 90 को घटा दें तो क्या आएगा, माइनस का 10, और 90 में से 100 को घटा दें तो क्या आएगा, माइनस का 10। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पे देखते हैं, यहां क्या हो रहा है, 2 इंटू 4, 2 इंटू 2, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 गुना कर दे, इंटू हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, और 8 इंटू 2 16। यहां पर दुगुना हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रत्येक पद अपने पिछले पद से दुगना है, यहां पर 2 गुना हो रहा है, 2 गुना मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी पिछला पद 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो निश्चित नियम है इसके अंदर। तो ये तीनों के तीनों क्या हुए, क्योंकि इनमें तीनों में डेफिनेट रूल, इसके अंदर रूल क्या हो रहा है, इसमें रूल है कि 3 जुड़ रहा है, इसमें -10 जुड़ रहा है, इसके अंदर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये तो रूल हो गया। और एक निश्चित क्रम है, निश्चित क्रम है यानी देखिए कौन सा क्रम है, 3 के बाद में 6, 6 के बाद में 9, बढ़ रहा है ना क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर को हिंदी में बोलते हैं आरोही क्रम। तो आरोही क्रम हो रहा है, बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे घट रहा है, देखिए अवरोही, 100 के बाद में 90 आ गया, 90 के बाद में 80 आ गया, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, अवरोही क्रम है, घटता हुआ क्रम है। ठीक है, यहां पर फिर देखिए 2 के बाद में 4, 8, इस तरह से ये बढ़ता हुआ क्रम है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, आरोही क्रम है। ठीक है, तो ये तीनों सूचियां, जो संख्याओं की, नंबर्स की जो तीनों लिस्ट हमने बनाई हैं, ये कैसी हैं, ये लिस्टें जो हैं वो एक निश्चित नियम को, एक डेफिनेट रूल को फॉलो कर रही हैं, एक निश्चित पैटर्न को, डेफिनेट पैटर्न को फॉलो कर रही हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है, ये एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हैं, इनका ऑर्डर फिक्स है, या तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, अवरोही क्रम है, या वो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, आरोही क्रम है। ठीक है, तो अनुक्रम या सीक्वेंस का क्या मतलब हुआ, अनुक्रम या सीक्वेंस का मतलब हुआ संख्याओं की, नंबर्स की ऐसी लिस्ट, ऐसी सूची जिसमें संख्याओं को, जिसमें नंबर्स को एक निश्चित नियम के अनुसार, एक डेफिनेट रूल के हिसाब से, या
निश्चित प्रतिरूप के अनुसार, डेफिनेट पैटर्न के हिसाब से, एक निश्चित क्रम में, वो क्रम आरोही या अवरोही हो सकता है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो सकता है, में व्यवस्थित किया गया हो, उसको हम अनुक्रम या सीक्वेंस कहते हैं। अनुक्रम या सीक्वेंस कहते हैं। और संख्याओं की ये जो लिस्ट होती है, इसमें प्रत्येक जो संख्या होती है, जैसे 3, 6, 9, 12, प्रत्येक संख्या को हम टर्म बोलते हैं या पद बोलते हैं, इसको पद बोलते हैं। ठीक है। और अगला पद जो है, जैसे मान लीजिए ये 6 की हम बात करें, 6 का अगला पद कौन सा है? अगले पद को बोलते हैं हिंदी में उत्तरोत्तर पद। अगला पद या उत्तरोत्तर पद, सक्सीडिंग टर्म। सक्सीडिंग टर्म, तो 6 के हिसाब से देखें तो 9 इसकी सक्सीडिंग टर्म है, उत्तरोत्तर पद है। और अगर 9 की बात करें तो इसका पूर्ववर्ती पद, यानी पिछला पद कौन सा है? जस्ट पिछला। पूर्ववर्ती का मतलब होता है ठीक पहले वाला, प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग टर्म कौन सी है? 6। 9 की प्रीसीडिंग टर्म है 6 और 6 की सक्सीडिंग टर्म है 9। ठीक है। तो ये तो पूर्ववर्ती पद हो गया, और ये उत्तरोत्तर पद या परवर्ती पद, इसको परवर्ती भी बोल देते हैं। सक्सीडिंग टर्म, अंग्रेजी में बोलेंगे सक्सीडिंग, अगले पद को बोलेंगे सक्सीडिंग टर्म, और पिछले पद को बोलेंगे हम प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग यानी पूर्ववर्ती, और सक्सीडिंग यानी परवर्ती या उत्तरोत्तर। ठीक है, आगे बस समझ। तो ये तो बात हो गई हमारी अनुक्रम की। अब यहाँ पे अनुक्रम में हमने देखा कि अनुक्रम 2 प्रकार के हो गए हैं। अनुक्रम तो कई तरह के हैं, सारे अनुक्रम हैं, लेकिन इसमें 2 रूप नजर आए हैं हमें। एक तो ये थे कि जिसमें हमने 3, 6, 9, 12 और 100, 90 ये देखा था। इसके अंदर क्या हो रहा था? इसमें 3 प्रत्येक अगली टर्म के अंदर, जैसे 6 के अंदर प्रत्येक टर्म, इसके अंदर क्या हो रहा था? कुछ जुड़ रहा था, एक निश्चित संख्या जुड़ रही थी। अगली संख्या कैसे प्राप्त हो रही थी? पिछली संख्या के अंदर कुछ एक निश्चित संख्या जुड़ रही थी, जैसे 3 जुड़ रहा था। ठीक है, प्लस से जुड़ रहा था कोई चीज। ठीक है। और इसमें भी देखिए -10 जुड़ रहा है। 100 में -10 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, 90 में -10 जोड़ेंगे तो 80 आ जाएगा, 80 में -10 जोड़ेंगे 70 आ जाएगा। तो ये दोनों तो है, इसमें कोई चीज जुड़ रही है। अगला पद कैसे प्राप्त हो रहा है? पिछले पद में कुछ जोड़ करके, एक निश्चित संख्या जोड़ करके। ठीक है। जबकि ये जो दूसरा उदाहरण हमने दिया था, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? देखिए, अगला पद प्राप्त कैसे हो रहा है? पिछले पद में कुछ गुणा करके, 2 का मल्टीप्लाई करके अगला पद प्राप्त हो रहा है। दूसरे पद में, पिछले पद में कुछ गुणा करके, प्रीसीडिंग टर्म में पूर्ववर्ती पद में कुछ गुणा करके अगला पद प्राप्त हो रहा है। ठीक है। तो दोनों में बेसिक अंतर है, यहां पे गुणा की बात हो रही है। तो इस वाली श्रेणी को हम बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है। और ये जो श्रेणी बनी, ये वाला जो सीक्वेंस बना, इसको हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, आई बात समझे? तो समांतर श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी एक प्रकार का सीक्वेंस है, एक प्रकार का अनुक्रम है। और उस अनुक्रम की खासियत क्या है कि उनमें जो अंतर होगा वो समान होगा। प्रत्येक अगला पद पिछले पद में कुछ जोड़ करके प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, चलिए और स्पष्ट करते हैं समांतर श्रेणी के अर्थ को। देखिए, हम बात कर रहे हैं समांतर श्रेणी के अर्थ पर, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अर्थ पर। हम आपको बता चुके हैं कि समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? एक प्रकार का अनुक्रम है, एक प्रकार का सीक्वेंस है। ठीक है। और अनुक्रम क्या होता है? एक प्रकार की लिस्ट होती है, संख्याओं की लिस्ट होती है, नंबर्स की लिस्ट होती है। तो ऐसा अनुक्रम, ऐसा सीक्वेंस, यानी ऐसी संख्याओं की सूची, ऐसी नंबर्स की लिस्ट जिसमें 2 क्रमागत को बोलते हैं अंग्रेजी में कॉन्जिक्यूटिव, जिसमें 2 क्रमागत संख्याओं का मतलब क्या होता है? जैसे हमने लिखी कोई संख्या 73,
तो इसकी क्रमागत संख्या अगर लिखने के लिए कहा जाए तो 74 होती है, बड़ी वाली। 74 की क्रमागत लिखी जाए तो 75 होगी, ठीक है। 75 की लिखा जाए तो 76 होगी, 74 नहीं होगी। बड़ी वाली संख्या क्रमागत मानी जाती है। अगले क्रम में आने वाली, क्रम आगत, अगले क्रम में अगली आने वाली, ठीक है, क्रमागत संख्या। तो दो क्रमागत संख्याएं, दो कॉन्जिक्यूटिव संख्याओं के बीच का जो अंतर है, यानी अगर हम बड़ी में से छोटी संख्याओं को हम घटाएं तो उनका जो अंतर होगा वो सदैव समान रहेगा, ठीक है। ऐसा सीक्वेंस, ऐसा अनुक्रम या संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर, कोई सी भी दो क्रमागत संख्याएं आप ले लो, उन क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर, उन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो हमेशा समान रहेगा, ठीक है। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे आपको एक लिख के बताता हूँ। जैसे हमने लिखा 3, 6, 9, 12, ये कोई हमने लिस्ट बना दी, संख्याओं की, नंबर्स की लिस्ट बना दी, या एक सीक्वेंस बना दिया, एक अनुक्रम बना दिया, ठीक है। अब इस अनुक्रम की खासियत क्या है कि दो क्रमागत संख्याएं, कोई सी भी क्रमागत संख्याएं ले लें, चाहे से हम ये दो ले लें, चाहे ये अगली दो ले लें, चाहे ये बीच वाली दो ले लें, कोई सी भी दो क्रमागत संख्याएं ले लें। अगर इन दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर निकालेंगे, बीच का अंतर निकालने का मतलब क्या है, क्रमागत संख्याओं में बड़ी में से छोटी संख्या को घटाना, अगली संख्या में से पिछली संख्या को घटाना। बड़ी छोटी का मतलब भी नहीं है, इसका मतलब है अगली संख्या में से पिछली संख्या को घटाना। तो ये जो अगली संख्या है 6, इसमें से पिछली संख्या को अगर हम घटा देते हैं, 3 को घटा देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा? अगर 6 - 3 करेंगे तो 3। इसी प्रकार से अगली संख्या है क्या, 9, 9 में से 6 को हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 3। और अगली संख्या कौन सी है, 12, 12 में से 9 को घटाएंगे तो कितनी आएगा, 3। तो अंतर जो आ रहा है क्रमागत संख्याओं को आपस में घटाने से, उनके बीच में जो अंतर आ रहा है वो समान आ रहा है, सब में 3 3 आ रहा है, ठीक है। तो ये एक खासियत होती है किसकी, समांतर श्रेणी की या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। अब इसको अन्य शब्दों में भी हम बता सकते हैं। अन्य शब्दों में, जैसा कि हमारी बुक में कहा गया है कि ऐसा सीक्वेंस जिसमें प्रत्येक पद, कोई सा भी पद है, कोई सा भी पद है, प्रत्येक पद केवल फर्स्ट पद को छोड़कर, फर्स्ट पद को छोड़ के प्रत्येक पद, चाहे हम 6 की बात करें, चाहे हम 9 की बात करें, चाहे 12 की बात करें, प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद में, अपने प्रीसीडिंग टर्म में, ये प्रत्येक पद, यानी 6 की अगर हम बात करें तो इसका पूर्ववर्ती पद कौन सा हो गया, प्रीसीडिंग टर्म कौन सी हो गई, पूर्ववर्ती का मतलब होता है ठीक पहले वाला पद, ठीक है। तो 6 का ठीक पहले वाला पद कौन सा है, पहली वाली टर्म कौन सी है, प्रीसीडिंग टर्म कौन सी है, वो है 3, ठीक है। तो प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद में यानी 3 में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यानी 6 कैसे प्राप्त होगा, जब इसमें पूर्ववर्ती पद में यानी 3 में हम 3 जोड़ देंगे तो हमें 6 प्राप्त हो जाएगा। अगर 9 की बात करें तो 9 में पूर्ववर्ती पद है 6, 6 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो हमें 9 प्राप्त होगा। अगर हम 12 की बात करें तो 12 में जब हम, 12 का पूर्ववर्ती पद है 9, प्रीसीडिंग टर्म है 9, 9 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो हमें 12 प्राप्त होगा, ठीक है। बात एक ही है, हम दोनों सब तरह से हम कह सकते हैं। कैसे? नंबर 1 हम कह सकते हैं कि ऐसा अनुक्रम, ऐसा सीक्वेंस, यानी ऐसी लिस्ट संख्याओं की जिसमें दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, दो क्रमागत संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो हमेशा समान रहता है, उसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं, ये भी हम कह सकते हैं। या अन्य शब्दों में हम कहें तो हम कह सकते हैं कि ऐसा अनुक्रम, ऐसा सीक्वेंस या संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद पहले पद को छोड़ करके अपने पूर्ववर्ती पद में, अपने प्रीसीडिंग टर्म में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, उसको हम कहते हैं समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आई बात समझ? यानी अगर हम दो क्रमागत संख्याओं के बीच में अंतर निकालें तो वो समान होगा। अन्य शब्दों में अगर हम कहें तो प्रत्येक पद
प्रत्येक पद, अगला पद अपने पिछले पद में, प्रीसीडिंग टर्म में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। ये निश्चित संख्या जो होती है, ये निश्चित संख्या जो होती है, इस निश्चित संख्या को हम बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। और ये जो कॉमन डिफरेंस है या सार्व अंतर है या ये जो निश्चित संख्या है, जिसको जोड़ने पर अगला पद प्राप्त हो रहा है, ठीक है, ये निश्चित संख्या पॉजिटिव भी हो सकती है यानी प्लस में भी हो सकती है, ये निश्चित संख्या नेगेटिव भी हो सकती है और ये निश्चित संख्या जीरो भी हो सकती है। ठीक है, यानी सार्वअंतर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं, डी से। कॉमन डिफरेंस है, सार्वअंतर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। तो डी पॉजिटिव हो सकता है, डी नेगेटिव हो सकता है और डी जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का अर्थ समझ में आ गया। समांतर श्रेणी के अर्थ में हम लिख सकते हैं कि ऐसा सीक्वेंस या संख्याओं की ऐसी लिस्ट, ऐसी सूची जिसमें दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर सदैव समान रहता है। और ये जो समान अंतर होता है इसको हम बोलते हैं सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं। अन्य शब्दों में अगर हम कहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पद फर्स्ट पद के अलावा, पहले पद के अलावा अपने पूर्ववर्ती यानी प्रीसीडिंग टर्म में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, उसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अंग्रेजी में हम इसको बोले तो इस तरह से लिख सकते हैं हम, द सीक्वेंस और लिस्ट ऑफ नंबर्स in which difference between two consecutive numbers is always constant or each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first is called arithmetic progression or AP। ये समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है इसको हम शॉर्ट में एपी बोलते हैं। ए अर्थमेटिक, पी प्रोग्रेशन, कैपिटल ए लिख और पी लिखते हैं, डॉट लगा देते हैं, एपी। तो ये तो हो गया हमारा समांतर श्रेणी का अर्थ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग। चलिए आगे बढ़ते। अब हम बात करेंगे समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पहचान पर कि एपी की पहचान क्या होती है, समांतर श्रेणी की पहचान क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पहचान क्या होती है। अगर हमें कोई संख्याओं की लिस्ट दी गई है, जैसे मान लीजिए 8000, 8500, 9000, इस तरह से आगे दूसरी लिस्ट हमें दे रखी है, मान लीजिए 45, 43, 41, इसी तरह से आगे। तीसरी लिस्ट मान लीजिए हमें दे रखी है 3, 3, 3। ठीक है, और अब इन लिस्टों को देख करके हमसे पूछा जाता है कि क्या ये जो एपी हैं या नहीं है। हम बात करते हैं पहली लिस्ट की। देखिए, समांतर श्रेणी या एपी की जो पहचान होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो पहचान होती है, वो हमने क्या बताई थी, हमने अभी अभी डेफिनेशन की थी। इसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा में हमने क्या कहा था कि संख्याओं की ऐसी लिस्ट जिसमें दो क्रमागत, दो कॉन्जिक्यूटिव संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो समान रहता है। तो हमें इसके लिए क्या करना होता है कि जैसे ये जो हमें कोई लिस्ट दी हुई है संख्याओं की, तो उसकी इन दो क्रमागत, इन दोनों को ले लेते हैं और इन दो संख्याओं को ले लेते हैं और दोनों संख्याओं का अंतर मिला करके देखते हैं। देखिए, पहली और दूसरी संख्या का अंतर हम मिला रहे हैं, तो पहली दूसरी संख्या के बीच में अंतर कितना है, अगले पद में से, अगली टर्म में से पिछली टर्म को हम घटा देंगे
8500 में से 8000 को घटा देंगे तो कितना अंतर आएगा हमारे पास में? 500। ठीक है। इसी तरह से 9000 में से हम 8500 को घटाएंगे तो क्या अंतर आएगा हमारे पास में? 500। अगले पद में से पिछले पद को हमने घटा दिया। ठीक है। प्रत्येक पद में से उसके पिछले पद को जब हम घटाते हैं, प्रत्येक पद में से कोई सा ही पद हम ले लें, इसमें से जब हम पिछले पद को घटाते हैं तो जो अंतर आता है वो कितना आ रहा है? 500 आ रहा है। इसी तरह से हम दूसरी श्रेणी की बात करें, दूसरी लिस्ट की बात करें, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है? 45, 43। अगर हम 43 में से 45 को घटाएं तो अंतर कितना आएगा? 43 में से 45 घटाएंगे तो 43 में से 45 घटाएंगे तो हमारे पास में आएगा -2। ठीक है। फिर 41 में से 43 को घटाएंगे, अगले पद में से पिछले पद को फिर से घटाएंगे हम, तो क्या आएगा? वही -2। ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे तीसरी कंडीशन में, यहाँ पे अंतर क्या आ रहा है? 0। अगले पद में से पिछले पद को घटाएंगे तो 0, अगले पद में से पिछले पद को घटाएंगे तो 0। ठीक है। आया समझ? तो हमने समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पहचान क्या बताई थी? हमने बताई थी कि दो क्रमागत जो संख्याएं होती हैं, कोई सी भी दो क्रमागत संख्याएं हम ले सकते हैं, उनके बीच जो अंतर होता है वो समान होता है। तो हमने दो क्रमागत संख्याओं के बीच में देखा, अगर अंतर समान है तो वो एपी कहलाएगी, और अगर अंतर समान नहीं है तो वो एपी नहीं है। आए बस। उदाहरण के लिए हम मान लीजिए हम ले लेते हैं 4, 8, 12, 16 इस तरह से, या फिर हम ले लेते हैं 2, 4, इस तरह से ले लेते हैं। ठीक है। अब इनको पूछते हैं कि क्या ये एपी है कि नहीं है, तो कैसे पहचानेंगे हम? अगले पद में से पिछले पद को घटा के देखेंगे। 8 में से 4 को घटा के देखा तो कितना आया? 4। 12 में से 8 को घटा के देखा तो कितना आया? 4। 16 में से 12 को घटा के देखा तो कितना आया? 4। यानी अंतर समान आ रहा है। दो क्रमागत संख्याओं के बीच में जो अंतर आ रहा है वो समान आ रहा है। ठीक है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब ये है कि ये एक एपी है, अंतर समान आना चाहिए, क्योंकि हमारी परिभाषा क्या थी एपी की? कि दो क्रमागत संख्याओं के बीच में जो अंतर होता है वो समान होता है। दूसरी परिभाषा हमने क्या कही थी? दूसरी परिभाषा हमने कही थी कि प्रत्येक पद, कोई सा भी पद, पहले पद को छोड़ करके, जैसे पहला पद ये था 4 को छोड़ कर प्रत्येक पद 8 अपने पिछले पद के अंदर, पूर्ववर्ती पद के अंदर यानी 4 के अंदर एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है, यानी 4 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। ठीक है। ये 12 को देखें तो 12 भी 4 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है, 16 भी 4 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। ठीक है। तो ये एपी है। अगर हम दूसरी की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए 2 और 4 में से 2 को हम घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 में से 2 को घटा देंगे तो 2। ठीक है। अब 8 में से 4 को घटाएंगे तो अंतर कितना आ गया? 4। और 16 में से 8 घटाएंगे तो अंतर कितना आ गया? 8। तो यहाँ पर अंतर समान नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है। इसका मतलब ये जो है ये एपी नहीं है। आया समझ? तो समांतर श्रेणी या एपी की जो पहचान है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पहचान है, वो ये कि दो क्रमागत संख्याओं के बीच में अंतर समान आना चाहिए। अगर अंतर समान आ रहा है तब तो वो एपी है, अन्यथा नहीं है। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से संबंधित सामान्य शब्दावली पर। देखिए अब तक हम ये तो जान चुके हैं कि समांतर श्रेणी या एपी जो है वो क्या है? वो एक प्रकार की लिस्ट है, संख्याओं की सूची है। संख्याओं की कैसी सूची है? ऐसी सूची जिसमें दो क्रमागत जो संख्याएं होती हैं उनके बीच का जो अंतर होता है वो समान होता है। ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे अभी हमने कुछ लिखे थे 4, 8, 12 इस तरह से। ठीक है। अब
ये जो लिस्ट है इसके अंदर ये जो है प्रत्येक संख्या जो है, संख्याओं की ये सूची जो हमें दी गई है, इसमें प्रत्येक संख्या जो है इसको हम बोलते हैं पद या टर्म, पद या टर्म, पद या टर्म। ठीक है। और ये पद या टर्म को दर्शाने के लिए हम ए का प्रयोग करते हैं। प्रथम पद को A1 लिखेंगे, यानी 4 है, इसको A1 हो गया। दूसरे पद को A2 लिख देंगे, तीसरे पद को A3 लिख देंगे। अगर आगे पद होंगे तो A4, A5, A6 इस तरह से हम लिखते जाएंगे। और जो लास्ट का पद है जो हमें मालूम ही नहीं है उसको हम AN लिख देंगे, nवा पद। A1 का मतलब है पहला पद, A2 का मतलब है दूसरा पद, A3 का मतलब है तीसरा पद। ठीक है। ये तो पद का नंबर बता रहा है, कौन से नंबर का पद है, तीसरे नंबर का पद है। ये n नंबर का पद हो गया। ठीक है। तो A जो है ये प्रदर्शित कर रहा है किसको, पद को। पद को हम प्रदर्शित करते हैं A से। ठीक है। और A या A1 अगर हमने कहीं पे लिखा है इसका मतलब है प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। प्रथम पद को हम खाली A भी लिख देते हैं और A1 भी लिख देते हैं। ठीक है। अब दूसरी शब्दावली क्या होती है, प्रथम पद की बात तो हमने कर ली, टर्म की बात तो हमने कर ली। दूसरी इसमें महत्वपूर्ण शब्दावली है, हमने बताया था कि दो क्रमागत संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है वो समान होता है। या फिर हमने ये भी कहा था कि प्रत्येक पद, पहले पद के अलावा प्रत्येक पद जो है अपने पिछले पद के अंदर कुछ संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यानी अगर हम इसकी बात करें, इस वाले लिस्ट की बात करें संख्याओं की, तो प्रत्येक पद यानी 8 जो है ये कैसे प्राप्त हुआ है, 4 में कुछ जोड़ने से। 12 कैसे प्राप्त हुआ, 8 में कुछ जोड़ने से। अब ये कुछ क्या है, ये कैसे मालूम चलेगा, अगले पद में से पिछले पद को घटा दो, यानी 8 माइनस हमने कर दिया 4। इसी तरह से हमने 12 माइनस 8 कर दिया, क्या आया, 8 माइनस 4 करेंगे तो 4 आ गया प्लस का, 12 माइनस 8 करेंगे तो प्लस का 4 आ गया। तो ये एक निश्चित संख्या है जो 4 जोड़ने पर, इसका मतलब प्रत्येक पद है 4 जोड़ने पर अगला पद हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, आई बात समझे। यानी दो क्रमागत संख्याओं के बीच में जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4। और ये जो अंतर होता है दो क्रमागत संख्याओं के बीच में, किसी भी एपी में, किसी भी समांतर श्रेणी में दो क्रमागत संख्याओं के बीच में जो समान अंतर होता है उसको हम बोलते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर, अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, COMMON डिफरेंस, DIFFERENCE, कॉमन डिफरेंस या सार्व अंतर। और सार्व अंतर को हम संकेत रूप में स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं। जब भी हमें सार्व अंतर निकालने के लिए कहा जाए तो अगले पद में से पिछला पद हम घटा देते हैं। यानी अगर हम क्या करते हैं, अगर हम कोई पद k की बात कर रहे हैं तो अगला पद कौन सा होगा, k+1, अगला पद होगा k+1। ठीक है। तो अगर हम k+1 अगले पद में से पिछले पद को घटा दें, यानी ak+1 माइनस अगर हम ak घटा दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, सार्व अंतर d प्राप्त हो जाता है। ठीक है। यहां पे ak इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ak का मतलब है केवा पद। मान लीजिए कोई पद है उसको हमने k नाम दे दिया, पद का नंबर दे दिया। कोई भी टर्म है, जैसे मान ला 12 ही टर्म है, ये इसको हमने k बोल दिया, 12वीं टर्म को हमने k बोल दिया। k नंबर पे कौन सा है, 12 लिखा हुआ है। ठीक है। तो अगला पद कौन सा होगा, इसके अंदर अगला पद यानी +1, अगला पद एक पद अगला तो +1 हो गया, तो अगला पद हो गया k+1। अगर k+1 अगले पद में से पिछले पद को हम घटा दें तो जो आएगा वो होगा d, सार्व अंतर।
सारवंतर का फार्मूला क्या हो गया, D इक्वल्स टू A, यानी पद कौन सा k+1वां पद माइनस पद कौन सा k वां पद, यानी k+1 अगले वाले पद में से पिछले वाले पद को घटा देंगे तो हमें सारवंतर प्राप्त हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सामान्य शब्दावली में समझने वाली बातें दो ही हैं, एक तो है पद, पद किसको बोलते हैं, पद को हम प्रदर्शित किससे करते हैं, ठीक है, और दूसरी है सारवंतर या कॉमन डिफरेंस किसको कहते हैं, उसको किससे प्रदर्शित करते हैं और उसका फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी सामान्य शब्दावली की। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सामान्य रूप पर, यानी जनरल फॉर्म पर। सामान्य रूप या जनरल फॉर्म को हम कह देते हैं, व्यापक रूप भी कह देते हैं। ठीक है, अब सवाल उठता है कि समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सामान्य रूप या जनरल फॉर्म जो है वो कैसे होती है। मान लीजिए हमारे पास में कोई समांतर श्रेणी है और उसके जो पद हैं वो है A1, A2, A3 और A4। A1 पहला पद है, A2 दूसरा पद है, A3 तीसरा पद है और A4 चौथा पद है। इस तरह से ये कोई हमें समांतर श्रेणी दी हुई है, AP दी हुई है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, अब A1 क्या है, पहला पद क्या है, A1 की जगह पे मान लीजिए A1 पहला पद जो है हमारा वो है A। मान लीजिए पहला पद है हमारा A1 यानी पहला पद, 1 जो है पद की संख्या बता रहा है, कौन से नंबर का पद है। ठीक है, A1 पहले नंबर का पद मान लीजिए A है। ठीक है, पहले नंबर की जो टर्म है वो मान लीजिए A है। ठीक है, तो दूसरे नंबर की टर्म क्या हो जाएगी, हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी में क्या होता है, जो अगला पद प्राप्त होता है वो पिछले पद में कुछ संख्या जोड़ करके प्राप्त होता है, एक निश्चित संख्या होती है वो, और उसको हम बोलते हैं सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस, हम बता चुके हैं आपको। और सार्व अंतर का जो सिंबल होता है, जो प्रतीक होता है वो होता है D। कॉमन डिफरेंस का जो प्रतीक होता है वो होता है D। तो अगर किसी AP के अंदर, अगर किसी समांतर श्रेणी के अंदर पहला पद A है तो अगला पद क्या हो जाएगा, पहले पद के अंदर यानी A के अंदर क्या जुड़ जाएगा, सार्वंतर यानी D जुड़ जाएगा, A+D हो जाएगा। ठीक है, अब अगला पद क्या होगा, A3 वाला पद कौन सा हो जाएगा, दूसरा जो पद है इससे पिछले वाला पद, A3 से पिछले वाला पद कौन सा, A2 क्या है, A+D यानी A+D, ये जो पिछला पद था इसमें वापस से सार्वंतर जुड़ जाएगा। ठीक है, इसी तरह चौथा पद जो है वो क्या होगा, तीसरा जो पद है, तीसरा पद क्या है, A+D+D, A+D+D, ये तीसरा पद था हमारा। अब चौथा पद हमें निकालना तो इसमें फिर से एक D और जोड़ दो। ठीक है, इस तरह से चलता जाएगा, यानी प्रत्येक पिछले पद के अंदर जब हम सार्वंतर को जोड़ देते हैं तो हमें अगला पद प्राप्त हो जाता है। AP की परिभाषा में हमने देखा था, क्या बोला था उसके अंदर हमने, कि प्रत्येक पद जो होता है, प्रत्येक पद पहले पद को छोड़ करके, यानी A1 को छोड़ करके कोई सा भी पद ले लो, A2 ले लो, A3 ले लो, चाहे A4 ले लो, कोई सा भी पद ले लो, प्रत्येक पद कैसे प्राप्त होता है, अपने पूर्ववर्ती पद में, अपने प्रीसीडिंग टर्म में, यानी अपने पहले वाले टर्म में, ठीक पहले वाले जो टर्म में जो पद है, जैसे इसमें A2 का ठीक पहले वाला पद है A1 क्या है A, इसमें एक निश्चित संख्या जोड़ करके प्राप्त होता है। निश्चित संख्या क्या होती है, सार्वंतर या D। तो A+D करने पर हमें A2 प्राप्त हो जाएगा, दूसरा पद प्राप्त हो जाएगा। तीसरा पद प्राप्त करना है हमें, तो दूसरे पद में वापस से सार्वंतर यानी एक निश्चित संख्या हमें जोड़नी है, यानी हमें D जोड़ना है, एक D और जोड़ दूं तो तीसरा पद प्राप्त हो जाएगा। फिर तीसरे पद में अगर एक D और जोड़ दें तो हमें चौथा पद प्राप्त हो जाएगा। ठीक है,
तो इस प्रकार से क्या हो गया हमारे पास में, देखिए पहला पद तो हमारे पास में हो गया a, दूसरा पद हमारे पास में आ गया a प्लस डी, तीसरा पद हमारे पास में क्या आ गया a प्लस डी, और d दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे 2d। इसी तरह से चौथा पद कौन सा आ गया a4, a प्लस 3d। ठीक है, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए हमें nवा पद ज्ञात करना हो, an। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें हमें थोड़ा सा बात ध्यान देनी है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए पद कौन सा है a4, पद कौन सा है a4, और यहाँ पे d कितने आ रहे हैं 3, यानी पद की जो संख्या है उससे एक, उसमें से एक कम हो रहा है, एक घट रहा है। ठीक है, यानी इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस पद की संख्या थी 4 और उसमें से एक घटा दिया और ये हो गया d। 4 में से जाएगा 3 आ जाएगा ना। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। इसी तरह से दूसरा जो पद है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 2d लिखा हुआ है ना, यानी इसका मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a कौन सा पद है, ये तीसरे नंबर का पद है, यानी 3 माइनस 1d। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, दूसरे नंबर का पद है नहीं है तो उसको लिख सकते हैं a प्लस पद का नंबर दूसरे नंबर का पद है -1 और ये d। ठीक है, और ये इसको कैसे लिख सकते हैं, ये पहले नंबर का पद है तो a तो यूँ क्यों आएगा, प्लस पहले नंबर का पद है इसलिए 1, उसमें से 1 घटाया और d, 1 में से 1 गया तो 0 हो गया, यानी केवल 0 को जब d से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो केवल a बच जाएगा जैसा कि यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो हमारे पास में क्या क्या आ गया, a प्लस 1 माइनस 1d, a प्लस 2 माइनस 1d, a प्लस 3 माइनस 1d, a प्लस 4 माइनस 1d। तो अगर संख्या n होती तो हम क्या लिखते, a तो ये क्यों लिखते प्लस संख्या की जगह पर नंबर ऑफ टर्म, पद के नंबर लिखने के लिए पद की संख्या कितनी दे रखी है n, उसमें से हम 1 घटा देते और फिर d से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, तो ये जो चीज हमें प्राप्त हुई इसको हम कहते हैं समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सामान्य रूप या जनरल फॉर्म। ठीक है, अगर कोई भी हमसे कभी भी हमें समांतर श्रेणी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सामान्य रूप या जनरल फॉर्म लिखनी हो तो हमें क्या लिखना होगा, a, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d और डॉट 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 और an करके, an की जगह हम क्या लिख देंगे, a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अब हम बात करेंगे समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रकार पर। कितने प्रकार होते हैं, कितनी टाइप्स होती है। देखिए समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी 2 प्रकार की होती है। पहले को हम बोलते हैं हिंदी में परिमित, और अंग्रेजी में इसको बोलेंगे हम फाइनाइट। ठीक है, परिमित एपी, परिमित समांतर श्रेणी या फाइनाइट एपी। ठीक है, और दूसरी को हम बोलते हैं अपरिमित। अपरिमित को अंग्रेजी में बोलते हैं इनफाइनाइट। एपी। एपी 2 प्रकार की होती है, समांतर श्रेणी 2 प्रकार की होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2 प्रकार के होते हैं। पहला परिमित यानी फाइनाइट एपी और दूसरा अपरिमित यानी इनफाइनाइट एपी। परिमित समांतर श्रेणी और अपरिमित समांतर श्रेणी। परिमित समांतर श्रेणी का मतलब है ऐसी लिस्ट जो सीमित हो, जैसे हमने लिख दिया 6, 9, 12,
15, या आगे करके हमने यहाँ पे लिख दिया, कोई भी लिख दिया, कोई भी संख्या लिख दी, मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए 82 लिख दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर अंतिम हमने कोई संख्या लिख दी, तो इसको तो हम कहते थे परिमित, फाइनाइट, ठीक है, यानी जिसमें लास्ट टर्म मालूम हो हमें, उसको तो हम कहते हैं परिमित एपी, फाइनाइट एपी, ठीक है। और अगर हमें केवल इतना दिया हुआ हो 6, 9, 12, 15 और इस तरह से केवल डॉट लगे हुए हैं, अंत में कोई चीज लिखी हुई नहीं है, कोई पद लिखा हुआ नहीं, कोई टर्म लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब अपरिमित है ये, ठीक है। तो परिमित या फाइनाइट एपी जो होती है, उसके अंदर अंतिम पद ज्ञात होता है, दिया हुआ होता है। और अपरिमित या इनफाइनाइट एपी जो होती है, उसके अंदर अंतिम पद जो होता है, लास्ट टर्म जो होती है, वो अज्ञात होती है, हमें मालूम नहीं होती। अगर हमें अपरिमित एपी दिखानी है, इनफाइनाइट एपी दिखानी है, तो केवल डॉट्स दिखाते हैं, और अगर हमें परिमित एपी दिखानी है तो डॉट्स के बाद में अंतिम पद को हम प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए कि समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दो प्रकार की होती है। नंबर 1 परिमित या फाइनाइट एपी, नंबर 2 अपरिमित या इनफाइनाइट एपी। परिमित एपी का मतलब है कि इस प्रकार की एपी में, इस प्रकार की समांतर श्रेणी में अंतिम पद हमें दिया गया होता है, अंतिम पद हमें ज्ञात होता है, और अपरिमित एपी के अंदर अंतिम पद हमें ज्ञात नहीं होता, लास्ट टर्म हमें ज्ञात नहीं होता है। और प्रदर्शन की अगर बात करें तो परिमित एपी को अगर प्रदर्शित करना है हमें, तो हमें डॉट्स के बाद में कोई अंतिम पद लिखना होता है, और अगर हमें अपरिमित की बात करें, इनफाइनाइट एपी को प्रदर्शित करना चाहते हैं हम, तो डॉट्स के बाद में कोई अंतिम पद हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया 2, 4, 6, 8, और अगर हमने इसके आगे डॉट्स इस तरह से बना दिए, तो ये तो हो गई अपरिमित, इनफाइनाइट एपी। और अगर हमने केवल 2, 4, 6, 8 लिख के छोड़ दिया, या फिर कुछ डॉट्स बनाने के बाद में इसके अंदर हमने कुछ भी लिख दिया, ठीक है, अंतिम पद दिखा दिया, तो ये हो गई हमारी परिमित एपी, फाइनाइट एपी, ठीक है। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट एपी का मतलब समझ गए, परिमित और अपरिमित एपी का मतलब समझ गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे किसी भी एपी का अगर हमें प्रथम पद ज्ञात है और उसका सार्वअंतर यानी कॉमन डिफरेंस ज्ञात है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें अगर ज्ञात है, तो उससे हमें समांतर श्रेणी कैसे हम ज्ञात करते हैं, इस विधि पर। प्रथम पद व सार्वअंतर ज्ञात होने पर समांतर श्रेणी यानी एपी ज्ञात करना, ये हमारा टॉपिक, ठीक है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए हमने अभी आपको बताया था कि जो एपी होती है, तो एपी की जो कॉमन फॉर्म होती है, समांतर श्रेणी का सामान्य रूप होता है, वो क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इसी तरह से आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। अब अगर हमें ए दिया गया हो, यानी प्रथम पद हमें दिया गया हो, ए क्या है, ए या a1, प्रथम पद को ए या a1 से हम प्रदर्शित करते हैं। अगर हमें ए दे रखा है और अगर हमें डी भी दे रखा है, सार्वअंतर दे रखा है, डी सार्वअंतर का मतलब क्या होता है, अगले पद और पिछले पद में जो अंतर है, या फिर दो क्रमागत जो संख्याएं दे रखी हैं इनमें जो अंतर है, उसको हम सार्वअंतर या कॉमन डिफरेंस कहते हैं, और उसको हम स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। अगर हमें ए दे रखा हो और डी दे रखा हो, दोनों अगर हमें दे रखे हैं, और अगर हमें एपी का सामान्य रूप मालूम हो, कॉमन फॉर्म अगर उसकी हमें मालूम हो, जनरल फॉर्म अगर हमें उसकी मालूम हो, तो हम क्या कर सकते हैं, समांतर श्रेणी को ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए मान लीजिए हमें प्रथम पद दे दिया, मान लीजिए किसी में 3 दे दिया, और सार्वअंतर हमें दे दिया 2,
ठीक है। और हमसे कहा कि भाई एपी बताइए, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? हम सबसे पहले लिखेंगे चूंकि, हम लिखेंगे चूंकि समांतर श्रेणी का, चूंकि समांतर श्रेणी का सामान्य रूप वो होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अब ए और डी के मान रखने पर इसके अंदर ए का मान कितना है 3, अगले पद में ए के मान 3 रख दिया, डी का मान कितना दिया इसमें 2, अगले पद में हमने ए का मान 3 रख दिया, 2 की जगह 2 लिख दिया, डी की जगह पे क्या लिख दिया 2। ठीक है, अगले पद के लिए ए की जगह पर 3 लिख दिया हमने, फिर 3d था ए, तो डी की जगह पे हमने क्या लिख दिया 2 लिख दिया, ये तो था। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। पहला पद क्या आ जाएगा 3, दूसरा पद क्या आ जाएगा 3 और 2 5, तीसरा पद क्या आ जाएगा, देखिए ये 2 दूनी 4 और 4 और 3 7, ये क्या आ जाएगा 3 तो ये है, 3 दूनी 6 ये हो गए, 6 और 3 9। इस तरह से हमें एपी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए हमें ये एक उदाहरण ले लेते हैं हम। मान लीजिए हमें पहला पद 100 दे दिया, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस मान लीजिए हमें 10 दे दिया। ठीक है, तो कैसे होगा, ए की जगह पर पहला पद 100 दे दिया हमें, तो ए की जगह पर तो हमने 100 लिख दिया। ठीक है, अब अगले पद के लिए ए प्लस डी करना है, यानी 100 प्लस डी, डी कितना कर रखा है 10, 10 हमें दे रखा है 10 लिख दिया। अगले पद के लिए क्या करना है ए प्लस 2d, यानी ए कितना है 100 प्लस 2d, यानी 2 इंटू डी इंटू कितना है डी कितना है 10। ठीक है, इसी तरह से 100 प्लस 3 इंटू डी यानी 10, इसी तरह चलते जाएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहला पद आ गया हमारे पास में 100, दूसरा पद हमारे पास में आ गया 110, तीसरा पद आ गया हमारे पास में 120, चौथा पद आ गया हमारे पास में 130। इस तरह से हमारे पास में पद आ गए। ठीक है, तो जब भी हमें प्रथम पद और सार्व अंतर दिया हुआ हो, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म हमें दी गई हो, तो हम कोई भी एपी ज्ञात कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, इसके लिए हमें सिर्फ एपी का जनरल फॉर्म हमें मालूम होनी चाहिए, एपी की सामान्य रूप जो है वो हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, और वो क्या है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d डॉट 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 डॉट, ये इसकी किसी भी एपी की कॉमन फॉर्म है, सामान्य रूप है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जस्ट उल्टी। यानी अभी हमने बात की थी कि प्रथम पद और सार्व अंतर अगर हमें ज्ञात है तो हम एपी कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर हमें कोई एपी दी गई है या एपी हमें ज्ञात है तो हम प्रथम पद और सार्व अंतर कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमें कोई एपी दी गई है 5 3 1 -1 -3 इस तरह से। ठीक है, अब इस एपी को देख करके, इस समांतर श्रेणी को देख करके, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को देख करके हमें बताना है इसका प्रथम पद और सार्व अंतर। देखिए प्रथम पद बताना तो बहुत आसान है। अगर हम पदों की बात करें तो देखिए ये जो सूची हमें दी गई है एपी की, ये प्रत्येक संख्या जो है वो एक पद है और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, प्रथम पद को A1, दूसरे पद को A2, तीसरे पद को A3, फिर A4, A5, इस तरह से हम लिखते हैं। ठीक है, तो प्रथम पद की अगर हम बात करें तो प्रथम पद को देखना तो बड़ा आसान है, ये A1 प्रथम पद हो गया, ये 5। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं सार्व अंतर की, कॉमन डिफरेंस की,
सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस क्या होता है? देखिए, हमने जब एपी की परिभाषा दी थी तो हमने बताया था कि एपी का मतलब क्या है कि ऐसी संख्याओं की ऐसी लिस्ट जिसमें दो क्रमागत संख्याओं के बीच में, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में जो अंतर होता है वो समान होता है। दो क्रमागत का मतलब है पहली संख्या से दूसरी अगली संख्या, बड़ी संख्या, उनके बीच में जो अंतर, जैसे अगर इसकी हम बात करें, क्रमागत का मतलब A1 के बाद में अगली आ रही है A2, ठीक है, तो A2 और A1 इनमें अंतर का मतलब है अगर हम A2 में से A1 को घटाएं, A2 माइनस A1 करें, या A3 में से A2 को घटाएं, A3 माइनस A2 करें, या A4 में से A3 को घटाएं, A4 माइनस A3 को हम अगर घटाएं, तो जो अंतर आएगा उस अंतर को, वो अंतर हमेशा समान होगा, पहली बात तो ये है। और ये जो अंतर होगा, इस अंतर को हम बोलते हैं सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस। यानी अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है तो अगले पद में से पिछले पद को घटाना होता है। A2 में से A1 को घटाना पड़ेगा, A3 में से A2 को घटाना पड़ेगा, A4 में से A3 को घटाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हमें पद का मालूम नहीं है, बहुत अनंत पदों की हम बात कर रहे हैं, तो हमने मान लिया कि कोई पद है A के, तो इसका अगला पद कौन सा हुआ? AK प्लस 1, K प्लस 1, ठीक है। तो यानी अगर हम AK प्लस 1 में से और AK को हम घटा दें, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? सार्वंतर यानी D प्राप्त हो जाएगा। तो D का हमारा फार्मूला क्या हुआ? AK प्लस 1 माइनस AK इक्वल टू D। AK प्लस 1 का मतलब है अगला पद, ठीक है, माइनस AK का मतलब है पिछला पद, पूर्ववर्ती पद, प्रीसीडिंग टर्म। अगला पद यानी सक्सीडिंग टर्म और पिछला पद यानी पूर्ववर्ती पद यानी प्रीसीडिंग टर्म, ठीक है। तो अगले पद में से पिछले पद को, पिछले टर्म को जब हम घटा देते हैं तो हमें सार्वंतर प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो अगर हमें इसमें सार्वंतर ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे? कोई सा भी पद हम ले लेते हैं, A2 में से A1 को घटा देंगे, तो A2 कितना है? A2 माइनस A1 हम कर रहे हैं, तो A2 कितना है हमारे पास में? 3। A1 कितना है? माइनस कर, A1 कितना है? 5। 3 में से जब हम 5 को घटाएंगे, 3 में से जब हम 5 को घटाएंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा घटाने पर? 3 में से 5 घटाएंगे तो, अगर हम घटाते हैं तो 3 में से हम 5 को हम घटा रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब माइनस का 2 आएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसी तरह से यहां पर हम बात करें अगले पद की, 1 में से 3 को घटाएं तो, A3 में से A2 को घटाएं तो A3 कितना है? A3 में से A2 घटा रहे हैं, A3 कितना है? 1, और A2 कितना है? वो है 3, ठीक है। तो 1 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा? माइनस का 2, ठीक है। तो ये जो -2 आ रहा है ये है हमारा सार्वंतर। तो अगर जब भी हमें सार्वंतर निकालना हो तो हमें ये फार्मूला लिखेंगे पहले तो, और फिर अगला पद और पिछले पद में से घटा देंगे, अगले पद में से पिछले पद को हम घटा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी एपी को देख करके, किसी भी समांतर श्रेणी को देख करके उसका प्रथम पद भी निकाल सकते हैं और उसका सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस भी हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब हम ले रहे हैं उदाहरण नंबर 1। देखिए, इसमें हमें एक एपी दी गई है, एक समांतर श्रेणी दी गई है। समांतर श्रेणी क्या दी गई है हमें? 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2। और हमसे कहा गया है
कि प्रथम पद यानी ए हमें ज्ञात करना है और सार्व अंतर यानी हमें डी ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये जो हमें एपी दी गई है इसके पदों को हम लिख देते हैं। देखिए, प्रथम पद यानी A1 तो ये हो गया, फिर ये वाला हो जाएगा A2, फिर ये वाला हो जाएगा A3 और फिर ये हो जाएगा A4। ठीक है, हमें प्रथम पद ज्ञात करना है तो साफ नजर आ रहा है कि A1 बराबर क्या हो गया, A1 क्या आ रहा है, A या A1 बराबर आ रहा है 3/2। ठीक है, अब बात आ रही है सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस की यानी D की। ठीक है, अब सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है हम जानते हैं, अगले पद में से पिछले पद को घटा दो। कोई भी दो क्रमागत पद ले लो, कोई सा भी पद ले लो आप। ठीक है, दो क्रमागत पद ले लिए कोई से भी, चाहे से तो हम A2 और A3 ले सकते हैं, A3 और A4 ले सकते हैं, या A1 और A2 ले सकते हैं। कोई से भी दो क्रमागत पदों में अगले पद में से पिछले पद को घटा देते हैं, यानी A2 में से A1 को हम घटाएंगे। या तो हम कर सकते हैं A2 माइनस A1, अगले पद में से पिछला पद हमें घटाना है। ठीक है, बस समझे। अब अगला पद कौन सा है, देखिए A2 कौन सा है, 1/2। अब इसमें से घटाना यानी माइनस करना है किसको, A1 को। A1 कितना है, 3/2। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा 2। ठीक है, 1 - 3। ठीक है, अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -3 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, -2, तो -2/2। ठीक है, अब इसको हम काट देंगे तो क्या आ जाएगा, -1। ये जो -1 आया है वो हमारा है सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस, यानी D इक्वल्स टू हमारे पास में आ गया -1। ठीक है, जब भी सार्व अंतर हमें ज्ञात करना होता है तो हमें अगले पद में से पिछले पद को घटाना होता है। इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं कि D इक्वल्स टू AK+1 यानी अगला पद माइनस AK यानी पिछला पद। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 2 की। इसमें हमें सवाल दिया गया है कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से AP नहीं है, और यदि कोई AP है तो उसके अगले दो पद ज्ञात कीजिए। यानी इस सवाल में हमें ये पहचानना है कि ये जो सूची हमें दी गई है संख्याओं की वो AP है या नहीं है, पहली बात। और अगर AP है तो उसके अगले दो पद हमें ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम इसमें 4 भाग हमें दिए गए हैं। सबसे पहले हम पहला भाग लेते हैं। पहला भाग में हमें संख्याएं दी गई हैं 4, 10, 16, 22 डैश डैश डैश। इनको हम A1 इसको पहला पद मान लेते हैं, इसको A2 दूसरा पद मान लेते हैं, इसको A3 तीसरा पद मान लेते हैं, इसको A4 चौथा पद मान लेते हैं। ठीक है, अब कोई चीज AP है या नहीं है, कोई लिस्ट ये AP है या नहीं है, इसका पता लगाने के लिए फार्मूला क्या है हमारा, अगले पद में से पिछले पद घटा घटा के देखिए। यानी A2 माइनस A1 हमें करना है और A3 माइनस A2 हमें करना है और A4 माइनस A3 हमें करना है। तो A2 माइनस A1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, A2 कितना है 10, 10 में से A1 करेंगे यानी 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। ठीक है, इसी तरह से A3 माइनस A2 करेंगे, A3 कितना है 16 माइनस A2 कितना है 10, कितना आया हमारे पास में 6। इसी तरह से A4 कितना है 22 में से A3 घटाएंगे, A3 कितना है 16, कितना आया 6। ठीक है, अब चूंकि
प्रत्येक स्थिति में अगले पद में से अगर पिछला पद हम घटाते हैं तो हमें 6 प्राप्त होता है, अंतर समान है। या यूं कहें कि प्रत्येक पद 6 जोड़ने पर, प्रत्येक पद में 6 जोड़ने पर अगला पद हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देंगे चूंकि या सिंस प्रत्येक बार, हर बार, प्रत्येक बार a के प्लस 1 यानी अगला पद में से a के पिछला पद घटाने पर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। घटाने पर 6 आ रहा है प्रत्येक बार, इसलिए यह एक एपी है। इसलिए यह एक एपी है। ठीक है, इसलिए यह एक एपी है। और जब यह एक एपी है तो इसका सार्वंतर कितना हो गया? एपी है जिसका सार्वंतर यानी डी कितना है? 6 है। ठीक है, अब सार्वंतर हमें 6 प्राप्त हो गया और यह भी मालूम चल गया कि ये एक एपी है। तो हम अगले पद कैसे प्राप्त करेंगे? देखिए 4 पद तक तो हमें दे रखे हैं, अब हमें प्राप्त करना है A5 और फिर प्राप्त करना है A6। ठीक है, A5 और A6 तो कैसे प्राप्त करेंगे? A4 प्लस सार्वंतर 6, A4 प्लस D, इसको मैं D लिख देता हूं, A प्लस 4D, ये अगला पद हो जाएगा, 5वां पद हो जाएगा। फिर A5 प्लस D, ये हमारा 6ठा पद हो जाएगा। 4 पद तो दे रखे हैं, 5वां 6ठा हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो A4 कितना है? देखिए A4 हमें दे रखा है कितना? 22 में 6 हमने जोड़ दिया तो ये हमें A5 प्राप्त हो गया। ये कितना हो गया? 28। ठीक है, अब देखते हैं 6ठा पद कौन सा हुआ? A5 28 प्राप्त हो गया। इसमें हमने D सार्वंतर यानी 6 जोड़ दिया तो हमें 6ठा पद कौन सा प्राप्त हो गया? ये हमें प्राप्त हो गया 34। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर कि ये तो हो गया हमारा अगले 2 पद, 5वां पद तो हो गया कौन सा? 28 और 6ठा पद हो गया 34। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगले भाग में हमें जो संख्याओं की सूची दी गई है वो है 1, -1, -3, -5 ... और हमें ये देखना है कि ये जो लिस्ट है क्या ये एक एपी है या नहीं। ठीक है, इसको पहचानने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले इन पदों के नाम लिख देते हैं, इन टर्म्स के नाम लिख देते हैं। इसको हम A1 लिख देते हैं, इसका मतलब A2 कर देते हैं, इसको A3 मान लेते हैं, इसको A4 इसका नाम रख देते हैं। ठीक है, और इसी तरह से अगर ये एपी निकले तो अगली टर्म होगी A5 और उससे अगली टर्म होगी A6। ठीक है, अब देखते हैं कि ये एपी है या नहीं है। कैसे मालूम चलेगा? A2 माइनस A1 हमें करना पड़ेगा। ठीक है, A2 माइनस A1 हमें करना पड़ेगा, A3 माइनस A2 करना पड़ेगा, A3 माइनस A2 करना पड़ेगा और A4 माइनस A3 करना पड़ेगा, A4 माइनस A3 करना पड़ेगा। ठीक है, तो A2 माइनस A1 कितना हो गया? A2 कितना है? -1 और A1 कितना है? वो है 1। दोनों घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? ये -1 और -1 -2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से A3 माइनस A2 ये कितना हो गया? A3 कितना है? A3 है हमारा -3 माइनस A2 करना है, A2 कितना है हमारा? -1। तो -1
जब इससे होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू कितना हो गया, वही -2। इसी तरह से A4 कितना है हमारा, A4 है -5, A4 है -5, ठीक है। -5 में से हमें घटाना है A3 यानी -3, यानी -5 माइनस -3, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे तो ये 3 रह जाएगा, यानी जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2, ठीक है। यानी प्रत्येक स्थिति में यहाँ पे हम लिख देते हैं चूंकि प्रत्येक स्थिति में अगला पद यानी ak+1 अगला पद बोलते हैं उसको, में से पिछला पद यानी ak घटाने पर क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। अतः यह क्या है, यह AP है, जिसका सार्व अंतर या जिसका कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर यानी D वो कितना है, -2, ठीक है। तो इसके अगले दो पद कौन से हो गए, अगर अगले दो पद की बात करें तो पांचवा पद कौन सा होगा, A4 + D, और छठा पद कौन सा होगा, A5 + D, ठीक है। तो A4 + D करते हैं, तो A4 कितना है, -5, प्लस D कितना आया, -2, यानी कितना आ गया, -7, ठीक है। यानी जो हमारा A5 आया वो कितना आ गया, -7 आ गया, ठीक है। अब -7 के अंदर फिर से D जोड़ेंगे हम, यानी -2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -9। तो अगले दो पद कौन से हो गए, -7 और -9, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अगला पद लेते हैं, अगला भाग लेते हैं इसका। इस उदाहरण के तीसरे भाग में जो हमें लिस्ट दी गई है वो दी गई है -2, -2, -2, -2, -2 और डॉट, ठीक है। अब हमें देखना है ये AP है कि नहीं है, ठीक है। तो AP करने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले नाम लिख देते हैं हम, इसको हम A1, इसको हम A2 मान लेते हैं, इसको हम A3 मान लेते हैं, इसको हम A4 मान लेते हैं, इसको हम A5 मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, A2 - A1 करना है, A3 - A2 करना है, A4 - A3 करना है और A5 - A4 करना है, ठीक है। तो A2 - A1 जब हम करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, A2 कितना है, 2, माइनस A1 कर रहे हैं, A1 कितना है, -2, ठीक है। तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, यानी 2 + 2 हो गया, यानी हो गया 4, ठीक है। अब A3 - A2 करेंगे हम, ठीक है। तो A3 कितना है, A3 की जगह पर -2 लिखा हुआ है, देखिए -2 माइनस A2 की जगह पर 2 लिखा हुआ है, उसको 2 मान लिया, यानी हो गया हमारे पास में -2 और इधर -2, यानी -4, ठीक है। अब यहाँ पे ही हमें दूसरा टर्म में मालूम चल गया कि इधर 4 आ रहा है और इधर -4 आ रहे हैं, इसलिए आगे करने की हमें ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। यहीं पे हम लिख देंगे चूंकि AK+1 यानी अगला पद -AK हमेशा बराबर नहीं है, हमेशा समान नहीं है, समान नहीं है, अतः यह AP नहीं है, AP
नहीं है। ठीक है, चलिए अब इस सवाल का उदाहरण का अंतिम भाग लेते हैं। इस उदाहरण के अंतिम भाग में हमें जो सूची दी गई है, लिस्ट दी गई है, उसमें क्या दे रखा है हमें 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, डॉट 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 इस तरह से रखा है। अब इसे देखना है एपी है कि नहीं है। तो एपी है कि नहीं है इसका मतलब, अब इनको हम अगर लिख दें, देखिए इसको A1 मान लें, इसको A2 मान लें, इसको A3 मान लें, इसको A4 मान लें, इसको A5 मान लें, इसको A6 मान लें। ठीक है, इस तरह से हम मानते हुए चलें और फिर हम A2 माइनस A1 करें, A3 माइनस A2 करें, A4 माइनस A3 करें, A5 माइनस A4 करें। तो देखिए क्या आता है, A1 माइनस A2। A1 कितना है 1, सॉरी A2 माइनस A1, A2 कितना है 1, A1 कितना है 1, 1 में से 1 गया 0 आ गया। ठीक है, अब A3 माइनस A2 करते हैं। A3 में से A3 कितना है 1, A2 कितना है 1, हो गया 0। ठीक है, अब A4 माइनस A3 करते हैं। तो A4 कितना है 2, A3 कितना है 1, तो 2 माइनस 1 किया, कितना आ गया 1। ठीक है, अब यहाँ पे इतना करते ही हमें मालूम क्या चल गया कि ये हर बार समान नहीं आ रहे, अंतर जो आ रहा है, दो क्रमागत जो संख्याएं हैं उनमें जो अंतर आ रहा है वो समान नहीं आ रहा है। यानी हम लिख सकते हैं चूंकि प्रत्येक बार a के प्लस 1 यानी अगले पद में से a के पिछला पद घटाने पर a के प्लस 1 माइनस a के समान नहीं है, समान नहीं है, नहीं है, अतः यह AP नहीं है, AP नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा उदाहरण नंबर 2।